मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। कोरोना की दूसरी लहर इतनी घातक होगी कि जिंदगियां किस तरह से बचाई जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ये किसी ने भी नहीं सोचा था। हर किसी को लगा था कि पिछले साल जब कोरोना का संकट आया था तो अब धीरे धीरे ये संकट तो दूर हो चुका है, लेकिन इस बार जो हो रहा है उसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता है। हर शहर का सिर्फ एक हाल है, और वो ये हाल है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चाहे बेड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, दवाइयों की बात करें, हर तरफ दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर पंजाब से लेकर पटना तक हर जगह एक ही तस्वीर नजर आती है। जांच कराने जाओ तो लाइन, दवा लेने जाओ तो लाइन, वैक्सीन लगवानी हो तो लाइन, अस्पताल में भर्ती होना हो तो ये तो अंतहीन लाइन है। आपको कब मिलेगा बेड ये तो पता ही नहीं है, और अगर आपने किसी तरह से कोशिश भी की तो फिर उसका नतीजा क्या होगा वो भी हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करती है वो तस्वीरें जो शमशान घाट से आती हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। चारों ओर हाहाकार और चीख पुकार की लगातार खबरें आ रही हैं। जानलेवा दुश्मन की मार से जनता त्राहिमाम कर रही है। हम इतने लाचार हो जाएंगे ये शायद कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन लगातार सवाल यही कि क्या सिस्टम फेल हो गया। सवाल यह है कि बेदम व्यवस्था से टूटती सांसों के लिए कौन कसूरवार है। आज 5 के प्रहार में हम ये सवाल करेंगे, क्योंकि पूरा देश ये समझना चाहता है कि तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई। दूसरा सवाल, हेल्थ सिस्टम को किसने बनाया इतना बीमार, पहले क्यों नहीं कोई भी कोशिश की गई हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए। आज तीसरा सवाल हम 5 के प्रहार में करेंगे, अस्पताल से शमशान तक कब तक यूं ही कतारें लगती रहेंगी। चौथा सवाल 5 का प्रहार में होगा, आम जनता को किसने बना दिया इतना लाचार कि कहीं पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं नजर आता है। पांचवा सवाल आज हम करेंगे 5 के प्रहार में, खतरनाक लहर से पहले क्यों नहीं जागी सरकार, अब किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है। सीधा सवाल हम करेंगे खास मेहमानों से, लेकिन उसके पहले ही रिपोर्ट देखिए। वायरस का सबसे बड़ा वार, इलाज के लिए हाहाकार, अस्पताल से शमशान तक चित्कार। कोरोना की मार से पूरा देश कराह रहा है। जांच से लेकर संजीवनी तक के लिए लोग परेशान हैं। ना दवा मिल रही है, ना अस्पताल में इलाज मिलता है। शहर दर शहर एक ही कहानी, एक बिस्तर खाली होता नहीं कि पहले से 10 मरीज इंतजार में बैठे रहते हैं। इंतजार का ये सिलसिला अंतहीन है, और देखते ही देखते आंखों के सामने अपनों की सांसें उखड़ रही हैं। अस्पताल ही नहीं, अंतिम संस्कार के लिए भी भारी जद्दोजहद है। श्मशान में भी शवों की लाइन है। रायबरेली और फिरोजाबाद की ये तस्वीरें बेदम व्यवस्था की पूरी कहानी बयां करती हैं। दिल्ली हो या मुंबई, गाजियाबाद हो या पटना, जगह बदलती है, बदइंतजामी का सिलसिला नहीं। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में परिजन और मरीज कतार में हैं। कहीं सुध लेने वाला कोई नहीं। घंटों लाइन में लगे रहने के बाद जब कोई किरण नहीं दिखती तो ऐसे गुस्सा फूटता है। व्यवस्था तो है ही नहीं जी, यहाँ कोई सीनियर सिटीजन का कोई रिगार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भाई आदमी थोड़ा पहले बैठा दे उनको अंदर, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। तो बहुत ठप है, मतलब सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे कि मतलब एक रेस्पॉन्सिबल जवाब दिया जाए जिससे कि पेशेंट भैया सेटिस्फाई हो, या वो ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। मैम टेस्ट कराने के लिए खड़ा हूँ, सुबह 7 बजे आया था, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है टेस्ट कराने की रैपिड के। अब आप ये बता लो, छोटा सा बच्चा है। देश में हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं। हर रोज 3,500 से ज्यादा संक्रमित दम तोड़ रहे हैं। कोरोना से मौत के मामले में भारत
दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। सत्ता में बैठे लोगों के लिए ये सिर्फ आंकड़े होंगे, मगर उन लोगों को कौन जवाब देगा जिनके अपने कोरोना काल में अस्पताल के बाहर घंटों तड़पते रहे और सिर पीटने के सिवा वो कुछ नहीं कर पाए। किसी का बेटा, किसी की मां, किसी का पिता और किसी के पति ने उनके सामने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आज हमारे साथ वेंटिलेटर व्यवस्था के गुनहगारों पर करिए 5 का प्रहार। तो वेंटिलेटर पर क्यों हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था थी? क्या किसी भी सरकार ने यह कोशिश नहीं की समझने की कि अगर देश का ये हेल्थ सिस्टम खराब हो जाएगा तो फिर लोगों की जिंदगी को कैसे बचाया जाएगा? इतने साल हो गए, किसी की नजर नहीं पड़ी। किसको कसूरवार ठहराया जाए? हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल है। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जुड़ चुकी हैं, एमपी हैं और बीजेपी की स्पोक पर्सन है। स्वागत है मैम। ममता काले मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्वागत है। सईद असद अब्बास मेरे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। संजय गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन हैं। और विनोद सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, संजय गुप्ता जी। और मैं अपराजिता सारंगी आपके साथ डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूँ। अपराजिता सारंगी, एक आम आदमी आप लोगों की तरफ देख रहा है, वो ये कह रहा है कि स्थितियां इस तरीके से अनियंत्रित हो जाएंगी। क्या इसका अनुमान सरकारें पहले नहीं लगा पाई? आप सबको मेरा नमस्कार। मैं मानती हूँ स्थिति बहुत गंभीर है। आपने जो चित्र दिखलाया वह दिल को दहलाने वाला है। हमारे आसपास बहुत मौतें हो रही हैं। अगर हर दिन 3,500 मौत हो और 3.5 लाख से ज़्यादा 24 घंटे में केसेस हों, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते किसी भी तरह का बचाव करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। देखिए, लेकिन मुझे लगता है आज के समय में अभी संयम और संतुलन की ज़रूरत है और हम सब मिलकर काम करें। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से, मैं जब सरकार कहती हूँ मैं सिर्फ केंद्र सरकार का अर्थ नहीं है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जितने स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं और सबको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझाना चाहती हूँ, मुझे बस 30 सेकंड की मोहलत दे। देखिए, ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच था। दूसरी लहर आई, हमें पता था, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था, पता था। इतनी भयंकर होगी ये पता नहीं था। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को और सबको चिट्ठियों के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से और कैबिनेट सेक्रेटरी ने समीक्षा बैठक लेकर आगाह किया था। 7 जनवरी 2021 चिट्ठी मेरे हाथ में है, 20/2/2021, 24/2/2021, ये 3 दिनों की चिट्ठी मेरे हाथ में है। इसके अलावा सेंटर ने एक डेप्यूट किया था एक टीम को, एक दल को, और ये दल महाराष्ट्र, केरला और छत्तीसगढ़ गया था और आके उन्होंने भी रिपोर्ट दिया था और यह दल फरवरी महीने में गया था। 28/2/2021 में आपको बता दूं, कैबिनेट सेक्रेटरी ने विभिन्न स्टेट के प्रतिनिधियों, राज्य के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और यहाँ के मंत्रालयों के सचिव के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक ली थी। तो ये कह देना कि आगाह नहीं किया गया था, हमें पता नहीं था, ये बिल्कुल गलत होगा। हमने राज्यों को आगाह किया था। प्रबंधन, कार्यान्वयन राज्यों का काम है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ खड़ी है। लेकिन वो सख्ती क्यों नहीं की गई? अपराजिता सारंगी, आप ये बड़ी बात की कह रहे हैं, हमें ये पता इस बात को हम भी मान रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि आगाह किया गया था राज्य सरकारों को, लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ एक आम नागरिक होने के नाते। संजय गुप्ता जी, एक मिनट मैम, मैं आपसे एक सवाल ये कर रही हूँ, मैं संजय गुप्ता के पास जाऊंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि आगाह किया गया था और डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है, लेकिन आज के दिन हम सब सख्ती के साथ क्यों नहीं आगाह किया गया? आगाह कर देना भर क्या पूरा हो जाता है? संजय गुप्ता जी, अगर ये जिस तरह से अपराजिता सारंगी जी कह रही हैं आगाह किया गया राज्यों को, तो राज्य किस बात का इंतजार कर रहे थे? आज के दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तब आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, तब आप बेड का इंतजाम करें, तब आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदें। क्या इस दिन का इंतजार हो रहा था? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अपराजिता जी भी कह रही थी
कि मैं सरकार का बचाव नहीं करना चाहती बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते, और वो बचाव भी कर रही हैं और कर क्या रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि जब इस देश के अंदर वैक्सीनेशन चल रहा था, 6.5 करोड़ डोसेज दूसरे देशों को दान करने का काम किसने किया? क्या राज्य सरकारों ने किया? मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत सी चीजें, जो ऑक्सीजन था, आपने 9,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया एक साल के अंदर, तो आज ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। ये डिसीजन किसका था? क्या राज्य की सरकारों का था? और राज्य सरकारों में बहुत सी सरकारों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें हैं, दूसरे दलों की भी सरकारें। मैं दलों पे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं नागरिक के तौर पर, इस देश के अंदर जब दवा नहीं है, जब बेड नहीं है, जब इसके अंदर आप ऑक्सीजन नहीं है, और मैं कहना चाहता हूं कि काला बाजारी की भरमार है। मैं ममता काले को भी लेती हूँ। संजय गुप्ता जी, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाती हूँ। संजय गुप्ता जी, आप लोग कह रहे नहीं ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा था, हर एक चीज देश से बाहर भेज दी जा रही थी। मैं तो ये कर रही हूँ आपसे सवाल कि आप लोग तब कहाँ थे? तब आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब आप लोगों ने क्यों नहीं चिंता जताई कि एक आम आदमी का क्या होगा अगर हमारे देश में इस तरह की स्थितियां हो गई? आप लोगों ने भी तो सिर्फ मुखदर्शक का ही काम किया। आप लोगों ने भी तो सिर्फ मुखदर्शक का ही काम किया। आप लोगों ने क्या काम किया? ममता काले, इन्होंने मजाक उड़ाया, ममता काले दलों का मजाक उड़ाया, और आज भी ना मजाक तो आपने भी बना के रख दिया देश का। संजय गुप्ता जी, अगर मैं कहती हूँ विपक्ष अगर बहुत मजबूती के साथ इस मामले को उठाता, पब्लिक डोमेन में लेकर आता कि देश के अंदर ये व्यवस्था है, और अगर ऐसे में अचानक संकट आता है तो किसी को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पाएगी, आप लोगों ने क्यों नहीं आंदोलन शुरू किया? आप लोगों ने भी तो भाई भूमिका निभाई ना, वेट एंड वॉच। सरकार के अंदर आपने क्या किया फिर? ये सरकार का काम है ना, विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम कुछ नहीं है। रिपोर्ट निकालेगा कि कितना ऑक्सीजन है, क्या डाटा है। संजय जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। संजय जी मुझे बोलने दीजिए। अब ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय भाई, ऐसा मुझे लगता है। 2-3 चीजें बोलूंगी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। पहली बात, कांग्रेस के, अच्छा कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, सारे लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। अगर दिल्ली की राजधानी की बात की जाए तो बड़े दुख की बात है, इन लोगों ने मिल करके इस वक्त अभी कुछ समय पहले जब भी कोई आपदा आती है देश के अंदर, कोई संकट आता है, तो बोला जाता है कि जो फोर्सेज है, जो सर्विसेज है, एक बार सुनिए ना आप मेरी बात। संजय गुप्ता सुनिए, जब आप लोगों को आवश्यकता होती है तो आर्मी को मदद के लिए बुलाया जाता है, और इस वक्त राजधानी के अंदर ये हालत है कि राजधानी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जो बेस हॉस्पिटल है उसी का ऑक्सीजन रोक दिया है, ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई है वहां की। 3.4 मेट्रिक टन के बजाय 1 मेट्रिक टन वहां पर दिया जा रहा है। लोगों की हालत खराब है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, डाइवर्ट कर दिया है। ये सोल्यूशन नहीं होता है, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है कि आप यहां से डाइवर्ट करके वहां भेजें, आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सईद अब्बास जी बताइए, ममता काले बड़ा आरोप लगा रही है, आप लोगों ने बेस हॉस्पिटल के ऑक्सीजन को क्यों नहीं मुहैया कराया? ममता काले बड़ा आरोप लगा रही है, जवाब दीजिए। सईद असद अब्बास, आपकी सरकार इलेक्शन। सईद असद अब्बास, ममता काले ने बहुत बड़ी बात यहाँ कही है। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपराजिता जी का, जिन्होंने अपने बयान में कबूल किया कि उनकी वजह से, उनको पता था कि सेकेंड वेव आने वाला है, ये जानने के बावजूद उन्होंने एस्टिमेट नहीं लगाया था कि इतना खतरनाक होगा। मोदी जी तो बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा के बनना चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर, दिखने लगे आसाराम बापू जैसे, और इनको 75 टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं। भाई देखिए असद साहब, अपनी बात रखिए, लेकिन प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं हर दिन, एक मिनट ममता, हर दिन मैं अपने कार्यक्रम में आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सवाल करें, आपको जो सवाल करना है आप सवाल करें, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करें, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करें। मैं आप लोगों से फिर हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही हूँ, मेरे जो भी पैनलिस्ट हैं, असद साहब मैं आपके पास लौटूंगी, असद साहब मैं आपके पास लौटूंगी। सवाल करने की हर किसी को आजादी है, लेकिन अपमान करने की आजादी नहीं है। देश आज उस स्थिति में खड़ा हुआ है जहां हर कोई सवाल ढूंढ रहा है, ऐसे में आप इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। मुझे बताइए आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? बताइए दिल्ली के फैमिली के लोग हॉस्पिटल में हैं, कोविड का बैटल कर रहे हैं, और आपको सम्मान चाहिए। अरे आप मुझे बताइए आपने क्या किया? हासिल कीजिए। आपने क्या किया मुझे बता दीजिए। मेरे खुद के भाई, मेरे बहन, मेरे परिवार वाले आज कोविड से लड़ाई कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मेरी हालत आज बेहालत है, मेरे चचा मर गए हैं, आपके भाई और बहन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है,
सईद असद अब्बास, एक मिनट में आपकी टीवी पर प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। सर एक मिनट, आपने बड़ी बात कही है और जो बात कही गई है इसकी संजीदगी को समझते हुए ही अभी मैं बाकी लोगों से सवाल ना करते हुए पहले आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आपने कहा आपके भाई और आपकी बहन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, यही कहा ना आपने? मेरे जो परिवार के लोग हैं मुझे बताइए, यही कहा आपने? मेरी चचा की जान चली गई, आपके भाई और बहन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपने यही कहा? नहीं, अगर ऐसा है तो आपके भाई और बहन की मदद करनी चाहिए ना सर। तो फिर हमें आपके भाई और बहन की मदद करनी चाहिए। अगर आप टीवी पर बैठ करके ये बात कह रहे हैं कि मेरे भाई और बहन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो मेरा कर्तव्य एक एंकर होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते ये है कि आपकी मदद की जाए। पहले सवाल तो हम बाद में भी कर लेंगे सर, बताइए अब आप मुझे पहले मुझे सही जानकारी दे दीजिए। अपराजिता यहाँ बैठी है, आपकी मदद कर देंगे, लोग हैं, आपकी मदद कर देंगे। आपके भाई और बहन को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आप मोदी का सपोर्ट मत कीजिए यहाँ पे। मुझे बताइए सर, आप पत्रकार हैं, ना मैं पत्रकार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इंसान हूँ। मैं उससे पहले इंसान हूँ और मैं मानवता धर्म निभाऊंगी, मैं इंसानियत धर्म निभाऊंगी। आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनती है, आपके परिवार के कोई लोग हैं क्या अस्पताल में? आपके भाई और बहन को ऑक्सीजन की जरूरत है? लोग हैं, आपके भाई और बहन को ऑक्सीजन की जरूरत है? अभी बताइए कहाँ एडमिट है, ये बताइए। आप तक मदद पहुंचेगी, पहले ये कोशिश होनी चाहिए। मैं आपसे डिबेट बाद में करूंगी, तो ठीक है, मैं आपसे डिबेट बाद में करूंगी सर। अगर आपको अपने परिवार की सच में चिंता है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि अगर आपको अपने परिवार की चिंता है तो बताइए एक बार फिर से, उन तक मदद पहुंचना जरूरी है सर। मैं 5 लोग को जानता हूँ, आप बता दीजिए ना, मैं पूछ तो रही हूँ और मैं आपसे कैसे पूछूं? अस्पताल का बेड नहीं है यहाँ पे। अरे मैं तो आपके परिवार के लिए पूछ रही हूँ जो अभी आपने कहा, यानी आप गलत बात कर रहे हैं ना अपने परिवार के नाम पर सर। दुखद है, मैं आपकी मदद के लिए खड़ी हूँ यहाँ पर, मैं आपकी मदद के लिए खड़ी हूँ यहाँ पर। आप एंकर हैं? मैं एंकर होने से पहले एक इंसान हूँ सर। सुनिए, अभी आपने कार्यक्रम में कहा मेरे भाई और मेरी बहन को ऑक्सीजन की जरूरत है। आप ये बताइए, आपने अगर सच में ये कहा तो मैं अभी कह रही हूँ मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं अभी आपसे कह रही हूँ सर कि यहाँ पे बेंगलोर आप क्या बात करते हैं? आप लोग जैसे लोग झूठ फैलाते हैं परिवार के नाम पर, मुझे बहुत दुख लगता है ये सब सुन करके। विशाल मिश्रा, अब तो मुझे लगता है मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इन लोगों से मैं क्या बात करूँ, इनसे मैं क्या सवाल करूँ? जो लोग अपने परिवार का जिक्र करते करते पूरी डिटेल नहीं दे पा रहे हैं, इनसे मैं क्या सवाल करूं? हम लोगों की पूरी संवेदनशीलता है, हम लोगों की पूरी संवेदनशीलता है। हम लोग मानवता के लिए हमेशा खड़े रहने वाले लोग हैं। आप पहले इनसे पूछिए, ये बताएं। और हमारी आदरणीय प्रवक्ता जी बैठी हैं, सांसद भी हैं, हो सकता है कोई मदद हो पाए, तात्कालिक सहायता हो पाए। पहले तो जान बचाना जरूरी है, पहले तो फिर उसके आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप पहले बात कर लीजिए। बता दीजिए अभी शांत से। सैयद अब्बास जी, आपकी मदद के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। आपके भाई बहन जहां पर एडमिट है, उनको ऑक्सीजन जहां नहीं मुहैया हो पा रही है, अपराजिता जी को बता दीजिए। सांसद हैं, बीजेपी से हैं, हम उम्मीद करते हैं आपको पहले मदद मिल जाए। बिल्कुल। हाँ, आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई बात, बताइए आराम से, ठंडे दिमाग से, नाम के साथ और बिना चीखते हुए बता रहा हूँ आपको, बिना चीखते हुए। आपकी मदद की बात यहाँ पर हो रही है, डिबेट की बात नहीं हो रही है। आराम से सुनिए। सैयद अफम रजा आबिदी, मेरे चचा 4 दिन से अस्पताल ढूंढ रहे थे यहाँ पे बेंगलोर में। 4 दिन उन्हें अस्पताल नहीं मिला। एक दिन उनको अस्पताल मिला जहां पे वो वेंटिलेटर में थे, बार बार लगातार, और उनकी जान चली गई। क्यों? कोविड से। और एक आपको किस्सा बता रहा हूँ। नहीं सर, मैं किस्सा नहीं है, जान जाना किस्सा नहीं होता है, जान जाना किस्सा नहीं होता है। और आखिरी बार अब मैं आपसे कह रही हूँ, आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ सर, हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। एंकर होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते मैं आपसे विनती कर रही हूँ। आपको लगता है आपके परिवार को मदद चाहिए तो मैं टीवी पर बैठ करके आपसे गुजारिश कर रही हूँ, अपने परिवार का डिटेल दीजिए। अपराजिता जी बैठी है यहाँ पर मदद करने के लिए, लेकिन अगर वाकई में ऐसी स्थिति है तो बोलिए सर। देश परेशान है, देश ये जानता है संकट की घड़ी में है, लेकिन संकट की घड़ी में मदद के लिए हाथ आगे आने चाहिए, राजनीति के लिए नहीं। फिर मैं आपसे ही कह रही हूँ, दिल्ली में आपकी सरकार है, अगर आप लोग भटक रहे तो फिर एक आम आदमी का सोचिए क्या हाल होता होगा। बात तो कंप्लीट करने विनोद जी, अगर एक आम आदमी का फिर क्या हाल होता होगा अगर अब्बास जी की परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, अंदाजा लगाइए। देखिए श्वेता जी, पूरे देश में स्थिति बहुत असामान्य है
और स्थिति नियंत्रण के बाहर है। अपराजिता जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये सक्षम नहीं होंगी, क्योंकि इन्हीं के पूर्व सेना प्रमुख गाजियाबाद से सांसद वो अपनी भाई की एडमिट होने के लिए गुहार लगाए। बार बार उन्होंने, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री, किसी की कोई चल नहीं रही है। तो देखिए, सवाल जमीनी हालात बहुत खतरे से बाहर हो चुके हैं और अब प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी कर रही है, कह रही है कि ये सप्लाई और डिमांड की बात है, देखिए ये गैर जिम्मेदार अमानवीय तर्कों से लोगों की अनमोल जानों को आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। बहुत हो चुका। आपके इन प्रयोगों से ही ऐसा संयोग बना है कि देश की जनता सड़कों पर मर रही है और आपके पास कोई माकूल जवाब नहीं है, कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। अपराजिता जी, व्यवस्था में आपने अपराजिता जी, मौत की आग में झोंकने के लिए, ये देश को काल के जाल में सभा देने के लिए मैं आपकी संवेदनाओं का सम्मान करता हूं। मानवता तब रहेगी जब मानव रहेगा। मैंने अपना वक्तव्य देना शुरू किया था, मैंने कहा आज के दिन संयम, संतुलन और परिपक्वता के साथ पेश आने की जरूरत है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रही है। हम स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में अगर कोताही हुई है, अगर जिस तरह की अवसंरचना होनी चाहिए थी हुई नहीं है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। 70 सालों से दूसरे राजनीतिक दलों का राज चल रहा था। अभी तक जीडीपी का 1.1% ही पब्लिक स्पेंडिंग है हेल्थ पर। प्रधानमंत्री मोदी जी 2025 तक इसे अपराजिता जी, आज लोगों को जीडीपी से मतलब नहीं है मैम, काम कर रहे हैं। तो सिर्फ ये मतलब है कि उनके परिवार के जो सदस्य पूरी तरह ठीक हो जाए। मुझे ये लगता है, मैं जरा इस वक्त डॉक्टर नरेश चावला जी के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर नरेश चावला जी के पास में जाना चाहती हूँ। वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल और नेशनल जीटी सेक्रेटरी IMA। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हर कोई एक बात कह रहा है, अरे विनोद जी चिल्लाइए मत, बीपी बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। मैं नरेश सर के पास गई हूँ, डॉक्टर है, इनकी बात को गंभीरता से सुनिएगा और उसके बाद मैं आप सबसे बात करूंगी। मैं समझना चाहती हूँ सर, हर ओर से एक आवाज उठ रही है कि जो सेकेंड वेव है, सेकेंड वेव आनी थी लेकिन हम सेकेंड वेव को समझ नहीं पाए, सेकेंड वेव में ये स्थितियां होंगी। सर, क्या करे देश? मैं गिन के मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सब कुछ याद कर दूंगा। सबसे पहला, हम सबको भूलना नहीं चाहिए, ये एक वंस इन ए सेंचुरी टाइप वाली एक नेशनल पब्लिक हेल्थ मेजर इमरजेंसी है। और दुख की बात यह है कि चाहते हुए ना चाहते कुछ दिखते नहीं है। मार्च में और फरवरी में जब हम सबको पता था सेकेंड वेव आ रही है, तो वो सिस्टम हमारे हाथों से बाहर निकल गई है। कारण कोई भी रहे, अब हमें सिर्फ उसका सोल्यूशन देखना है। सबसे पहला है, चाहे कोई ओहदेदार है, चाहे कोई पब्लिक ऑफिसर है, चाहे कोई NGO का है, और चाहे कोई आम जनता है जो कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करके, जब तक हम इसको एक कंबाइंड टास्क नहीं बनाएंगे और ये मुफ्त की फालतू की राजनीति और एक तो दोष देना, दूसरा उल्टा दोष देगा, इसको बंद करना पड़ेगा। हिंदुस्तान मर रहा है। मैं एक कंडीशन हूँ दिल्ली में, मैं डेली 3-3, 4-4 मौतें देखता हूँ। मैंने पिछले 15-18 दिन में उतनी डेथ देखी है जिसने मैंने अपनी 40 साल की डॉक्टरी में देखी। तो मेहरबानी करके नो सियासत, नो राजनीति। करना क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका जो ओहदा है उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाए और बस वक्त पासिंग ना की जाए। दूसरा, देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कोई भी हो, वहां नोडल ऑफिसर्स होने चाहिए जिसको फुल एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, उसको पूरी ताकत होनी चाहिए और पूरी जनता के प्रति आंसरेबल होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में कभी क्या है, आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम है। तो द पॉइंट इज, हम इन सबको इकट्ठा करें। प्लस NGO, जो पिछला हमारा लॉकडाउन था वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मिलिट्री टाइप वाला लॉकडाउन था। इस बारी के लॉकडाउन है वो बड़े सॉफ्ट हैं, उससे हमारा मकसद हल नहीं हो रहा। तो जन जनार्दन को अलग प्रोटोकॉल नॉर्म फॉलो करें, जो ओहदेदार हैं वो अपना काम करें, और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्होंने आज तक भी अपनी ड्यूटी को मना नहीं किया। 800 डॉक्टर्स मर चुके हैं लेकिन आज भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, आज भी अस्पतालों में। और प्लस हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो म्युनिसिपैलिटी, वो भी काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन इन सब की हमें मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। और जो मुफ्त की राजनीति है, मैं दिल्ली में जो देख रहा हूँ, दिल्ली शहर में आज भी कल तक, परसों तक भी बत्रा हॉस्पिटल में 8
लोग मर गए, जिसमें एक डॉक्टर भी था। कल बेंगलोर में हो गया, परसों कहीं और होने वाला है। तो इस टाइम ये बहुत बड़ी चुनौती है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, जिसमें हम हिंदुस्तान पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि हमें बाहरी एड चाहे थोड़ी बहुत मिल गई हो, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। हमें चाहिए तो एक सिंसियरिटी चाहिए, ईमानदारी से काम करने की जरूरत है पूरी। अगर हम चाहें तो 10 दिन के अंदर अंदर इस वेव को रिवर्स कर सकते हैं। नेशनल एक लॉकडाउन जो कि मिलिट्री टाइप लॉकडाउन है, उसकी जरूरत है या नहीं है, ये फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन जरूरत इस समय इस बात की है कि हम ये दोष और काउंटर दोष बिल्कुल बंद करके बहुत बड़ी बात है सर, यही तो बात समझनी और यही तो बात समझी नहीं जा रही है। इस बात को समझने में संजय गुप्ता जी कितना और वक्त लगेगा कि इस वक्त सबको एक साथ आना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप हम बाद में भी कर लेंगे, लड़ाई झगड़े हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जान बचे इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक रखता हूं और बिल्कुल इसमें ये समय राजनीति का नहीं है, मगर जो सरकारें चुनी हुई है उनके अपने दायित्व को समझते हुए, जिस तरह से डॉक्टर ने कहा संपूर्ण लॉकडाउन, राहुल गांधी जी ने भी कहा, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के हालात आज हैं, शमशानों की हालत आप देख लीजिए, दवाइयों की, मैंने उसी बात पे ला रहा हूँ। तो ये जिम्मेवारी सीधे तौर पे सरकार की है ना, सरकार ने काम करना है। क्यों सेना को हम अपना हैंडओवर नहीं कर देते? और जो सरकारें काम कर रही है नहीं कर रही है, उनकी बुराई उनकी भलाई बाद में कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीफ करने में लगे हैं, बचाव करने में लगे हैं। बचाव का समय नहीं है, बचाव करना है तो उस मरीज का बचाव कीजिए जो आज अस्पताल के अंदर किस तरह की आज ये मंजर है। मैं कहना चाहता हूँ कैसे कैसे मंजर सामने। संजय गुप्ता, मुझे एक बात बताइए जरा, आप भी तो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं बैठ करके कि राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन लगा दो। राहुल गांधी ने तो पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो ये कहा था कि गलत फैसला है। आप भी तो यही काम कर रहे हैं। अभी तक आपके डिस्कशन में मुझे कोई भी एक पॉइंट समझ में नहीं आया कि वाकई आप लोग संजीदा और ये कह रहे हैं कि ये कदम उठा दिया जाए, ये कदम देश के लिए बचा लिया जाए। अभी तक आप लोगों ने एक बार भी नहीं कहा। ममता काले यहाँ टीवी पर बैठ करके जोर जोर से बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन आप मात्र, मैं कहती हूँ, 2 पॉइंट तो लेकर के आइए रोज और ये कहिए कि नहीं ये होना चाहिए और तभी शायद स्थितियां बदलेंगी। ऐसा तो कोई पॉइंट अभी तक मैंने नहीं सुना ममता। नेशनल मेडिकल इमरजेंसी बिल्कुल श्वेता, एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई कंप्लीटली एग्री विद डॉक्टर साहब, जिन्होंने बोला है कि किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए। संजय जी से एक बात बोलना चाहती हूँ कि अभी तो बोल रहे हैं राहुल गांधी ने इस बार लॉकडाउन का समर्थन किया, पिछली बारी छाती पीट पीट कर हाय हाय करके लॉकडाउन की 100 बुराइयां गिनाई राहुल गांधी ने और बोला कि पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, एमिकस क्वेरी ने आज बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि महाराष्ट्र के जो क्रायोजेनिक टैंकर हैं उनको दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया जाए। आप राहुल गांधी से बोलिए कि दिल्ली के लिए वो टैंकर शीघ्र भिजवाएं। तीसरी जरूरी बात, मैं दिल्ली की सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, 3.4 मेट्रिक टन बेस हॉस्पिटल जो दिल्ली में है उसकी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की डेली, जिसको आपने 1 मेट्रिक टन कर दिया है। तुरंत उनको पूरी ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराई जाए। चौथी बात, अभी श्वेता जब आपका पूरा पैकेज चल रहा था उसमें एक भाई बोल रहे थे कि मैं सुबह से खड़ा हूं लेकिन मेरे बच्चे का टेस्ट नहीं हो पा रहा है, कोविड टेस्ट। आपकी जो 1000 मोहल्ला क्लिनिक है उनको अभी के अभी, आज के आज या फिर 24 घंटे के अंदर टेस्टिंग क्लिनिक्स में कन्वर्ट करिए ताकि लोगों का भला हो सके। और सैयद अब्बास को यह बोलना चाहती हूं कि सैयद भाई, आप श्वेता को बोल रहे थे कि आप पत्रकार हो, पत्रकार रहिए, आप मदद नहीं कर पाएंगी। आज बुरे वक्त में पत्रकार से लेकर सामान्य नागरिक हर कोई मदद कर रहा है, इंक्लूडिंग मी। और आपके चचा जान की मृत्यु कोई किस्सा नहीं है, ये दुखद बात है। हम उनकी आत्मा की शांति की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सही दफा पर आकर के किसी भी प्रकार की कृपया राजनीति ना करें, सही बात बोले और वो बात बोले जो संवेदनशील हो और जिससे कोई हल मिल सके। आपका कंडोलेंस का बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। आपको मैं जानता हूँ, थैंक यू वेरी मच। श्वेता जी वारसी है, मेरे बहुत काबिल बहुत खास दोस्त हैं। आपको मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपराजिता जी, पिछले 8 दिन से वारसी जो मेरे खास दोस्त हैं उनको बेड नहीं मिल रहा बेंगलोर में। आप मदद कर सकती हैं क्या? मैं कॉन्टैक्ट नंबर के साथ देता हूँ आपको, इनका नाम है वारसी अपराजिता जी। मैं नंबर भी शेयर करता हूँ गेस्ट टीम से। पिछले 8 दिन से बहुत गरीब है वो, उनके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, थोड़े मेडिसिन है। पिछले 8 दिन से उनको बेड नहीं मिल रहा है बेंगलोर में। आप कृपया करके मदद कीजिए। मैं आपको ट्वीट भी करूंगा और आपके गौरव के थ्रू आपकी गेस्ट टीम से नंबर भी भेजूंगा। मुझे एक बात बताइए अब्बास साहब,
अब्बास साहब, अब्बास साहब, एक मिनट अपराजिता जी, हर संभव प्रयास किया जाए। हर संभव प्रयास बिल्कुल करा जाएगा और हर किसी की जान बचे इसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। अब्बास साहब, मैं आपसे लेकिन फिर ये पूछूंगी, अभी आपने कहा आपके भाई और आपकी बहन को ऑक्सीजन की जरूरत है, मैं चाहूंगी उनका भी आप डिटेल दे दीजिए, अपने परिवार के लिए भी सोचिए। बिल्कुल। मुझे एक और बात, आपके भाई बहन को अगर ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं मिल रही है तो एक आम आदमी का हाल क्या हो रहा है? फिर तो ये खुल करके सामने आ गया। तो यानी आप मानते हैं ना आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए वो नहीं किया, वक्त रहते जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जो पिछले साल भेजे गए थे अप्रैल में, 7 अप्रैल को जो लेटर जारी किया गया था उसके मुताबिक भी कोई काम नहीं हुआ। यानी कि आप तो खुद ही कबूल कर रहे हैं। श्वेता जी, आपको शायद पता नहीं है, मैं दिल्ली से नहीं, मैं बेंगलोर से हूँ और मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ। बेंगलोर में भाजपा की सरकार है, श्री येडियुरप्पा जी की सरकार है। मैं उस पार्टी के लिए बात कर रही हूँ जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं। आप कहाँ बैठे इस वक्त, मैं उसके मतलब में बात नहीं कर रही सर। मैं आप दिल्ली में बैठे, आप लखनऊ में बैठे, आप वाराणसी में बैठे, आप कहीं पे बैठ के कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं तो सीधे सीधे बात कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ दिल्ली में और मैं उसके लिए आपसे पूछ रही हूँ। आप खुद, मैं उसके लिए पूछ रही हूँ आपसे, मैं लोकेशन वाइज बात कहाँ कर रही हूँ? मैंने पूछा ही नहीं आपसे आपकी लोकेशन कहाँ है। आप अगर ये कह रहे हैं कि आपके भाई और बहन को नहीं कुछ हो पा रहा है, यानी कि आप सोचिए दिल्ली में लोगों का क्या हाल होगा। इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए बात बोल रहे हैं आप, खुद इतना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं कौन सा पॉलिटिक्स कर रही हूँ? सवाल आपसे कर रही हूँ और आप पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। मैं सवाल करूंगी तो आप इसको पॉलिटिक्स बोलेंगे? ना, मैं सवाल करूंगी तो उसको पॉलिटिक्स बोलेंगे, तो आप भी तो सवाल ही कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको खुद राजनीति करनी है यहाँ पे, आपको आम आदमी मैं तो आपसे सीधा सीधा पूछ रही हूँ, भाजपा को आपके भाई के लिए पूछा, आपकी बहन के लिए पूछा, आपने अपने दोस्त की जानकारी दे दी मुझे, लेकिन मुझे बताइए मैं तो मदद करने का काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर आप क्या ये बात कर रहे हैं? काम कर रहे हैं आप भाजपा को डिफेंस करके। आम आदमी पार्टी ने क्या किया एक साल? कीजिए, मैं तो पूछ रही हूँ सीधे खुल करके सर। वेरी गुड पत्रकार। मुख्यमंत्री ने क्या किया? बढ़िया, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल, मुझे मत बताइए, मैं काबिल हूँ, मुझे पता है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। बहुत काबिल हैं आप। हाँ, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप अभी तक ये नहीं बता पाए कि आपके भाई और बहन कहाँ एडमिट है। भाजपा अपने भाई बहन का नाम लेते हैं टीवी में आकर, कहते हैं ऑक्सीजन की कमी, और अभी तक नहीं बता पाए वो कहाँ एडमिट है। भाजपा, ये तो आपका स्टैंडर्ड है सर। और आप बात कर रहे हैं मुझे विनोद जी को लीजिए जरा चैनल पे। विनोद जी, मैं जब सीधे ये बात पूछ रही हूँ, भाई एक प्रवक्ता का काम तो होता है ना अपनी पार्टी को डिफेंड करो। यहाँ तो मुझे लगता है कि सईद अब्बास जी भूल ही गए कि वो कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। देखिए श्वेता जी, सवाल बहुत आपने अच्छा पूछा। संकट यही है कि जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय आपदा के समय में है, उसका प्रबंधन, उसका संयोजन, उसका क्रियान्वयन पूरी तरीके से निराशाजनक रहा है और असंवेदनशील रहा है। इसीलिए ये जनता ये साक्षी और साथी बन रही है, लगातार दिवस हुए मौतों को हम बचाने में नाकाम हो रहे हैं। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर बनती है कि नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार कह रही है। क्या आपने राष्ट्रीय ठोस प्रमाणिक नीति कोई बनाई जो लोगों के इस समस्याओं को एड्रेस करने का काम करे? ये केओस की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, इसकी जिम्मेदारी कहां पर है? और अपराजिता जी, ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं विनोद जी। ने आपको सहयोग देने की बात नहीं हाँ, आपने ये बात सही कही सर। मैं आपको इस बात से सपोर्ट करती हूँ। बताइए अपराजिता जी, एक राष्ट्रीय नीति तो होनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हो पाई? देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं देश में जिनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, वह अपराध है। और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन, इस समय, इस संदर्भ में केंद्र सरकार की नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है अपराध है। और यह शब्द जब मैं यूज़ कर रही हूँ, प्रयोग कर रही हूँ अपराध, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की अत्युक्ति है। आज के दिन 24 घंटे हम सब लगे हुए हैं और डॉक्टर नरेश चावला जी का कह देना कि राजनीतिकरण हो रहा है, कोई काम नहीं कर रही है, बिल्कुल गलत है, अवगत नहीं है। हम सब दिन रात काम कर रहे हैं। अगर मुझे समय मिले तो मैं पूरी तालिका आपके समक्ष रख दूं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि हमारे पास नेशनल प्लान है, एफिडेविट के तौर पर दिया है। और नेशनल प्लान क्या होता है? नेशनल प्लान में माइक्रो डिटेल्स नहीं होते हैं, नेशनल प्लान में ओवरऑल एक फ्रेमवर्क होता है। हम किस तरह विभिन्न दिशाओं में काम कर रहे हैं वो रहता है। और मैं, अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं बताऊं, आज के दिन ही। और फिलहाल इस वक्त बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है ऑक्सीजन पर। दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार है, केंद्र को हाईकोर्ट का नोटिस। हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। बड़ी खबर इस वक्त बता दें, ऑक्सीजन पर
जिस तरीके की किल्लत है इसको लेकर हाईकोर्ट सख्त है और हाईकोर्ट ने अब केंद्र से पूछा है कि आपने क्या इंतजाम किए हैं। और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो हर दिन इस मामले को लेकर के सुनवाई कर रहा है। 14वां दिन है आज इस मामले को लेकर जब सुनवाई कर रहा है ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के। और इस वक्त आपको बता दें कि केंद्र से भी पूछ लिया गया है कि आखिर क्या कुछ किया जा रहा है। और विशाल मिश्रा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। विशाल जी, केंद्र सीधे सीधे हाईकोर्ट ने पूछ लिया है, क्या किया आपने? नहीं, अब केंद्र अपना रिप्लाई सबमिट करेगा, लेकिन जहां तक बाकी केंद्र सरकार की बात है तो आप देखिए कि किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्टेब्लिश करने के लिए रिलीज कर दिया है। किस प्रकार से ऑक्सीजन टैंकर बाहर से मंगाए जा रहे हैं, किस प्रकार जहां जहां पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। अभी दिल्ली में ही राउरकेला से जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है, लखनऊ पहुंच रही है, बनारस पहुंच रही है, बोकारो से। तो केंद्र सरकार कोऑर्डिनेट कर रही है। और ये केंद्र सरकार की आप अगर बात करें, जो अभी सज्जन बोल रहे थे कि वैक्सीन को बाहर दे दिया गया, ऑक्सीजन को बाहर एक्सपोर्ट किया गया, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो मैन्युफैक्चर्ड ऑक्सीजन था, उसका वो केमिकल ऑक्सीजन नहीं था। मैन्युफैक्चर्ड ऑक्सीजन को भी अब केंद्र सरकार ने रोक दिया है। और अब ये भी बात की जा रही है कि किस तरीके से नाइट्रोजन प्लांट जो है, देखिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, हर किसी की कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द एक समाधान निकले ताकि ये जो संकट का दौर है ये जल्द से जल्द खत्म हो। सईद अब्बास जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि आपकी जो भी समस्या है कम से कम उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि आपने ये बड़ी बात यहाँ पर रखी थी और इसीलिए मैं कह रही थी कि मदद हर किसी को मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो आम हो या खास हो, इस वक्त सब बराबर है और ऐसे में जल्द से जल्द जान बचाने की कोशिशें होनी चाहिए। 5 के प्रहार में आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।